यस। सो हेलो एवरीवन, कॉर्नर टेबल टॉक के आज के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर जहाँ पर मेरा अभी तक का कॉर्नर टेबल टॉक लॉ एस्पिरेंट्स, बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर्स के साथ रहा था, वहीं पे आज मैं आया हूँ हमारे 32 साल से एलआईसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर और एक सीनियर बिजनेस एसोसिएट रहे मोहन सिंह जी शेखावत के पास में, ये जानने के लिए कि एलआईसी किस तरीके से काम करता है, इंश्योरेंस कंपनीज किस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल एडवाइजरी जो है वो किस तरीके से इंडिया के अंदर हेल्पफुल रहेगी बाकी सबके लिए। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू। सो सर, मेरा प्राइमरी सवाल ये है, आपने 32 साल का एक बहुत लंबा टाइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ निकाला है एंड आपने शुरुआत एज डेवलपमेंट ऑफिसर की थी, लेटर आप सीनियर बिजनेस एसोसिएट में आए थे। एज अ करियर प्रोफेशनल आपकी इस जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। जब मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया था ना, जी। तब मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि इधर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। मोस्टली हम लोग क्या ना दूसरे जॉब्स के पीछे बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं, जैसे बैंक के हो सकते हैं, एसएससी हो सकता है, हम्म। आरएस हो सकता है, आरजेएस हो सकता है। जितने भी जॉब है हम लोग मोस्टली उसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं। मैंने देखा ज़्यादातर लोग इसको ना लाइटली लेते हैं। एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर की जब वैकेंसी निकलती है, मैं कई बच्चों से बात करता हूँ कि आपको ये जॉब करना चाहिए, तो वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं। जी। पर जब उनको पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों है ना, मेरे लिए सूटेबल नहीं है जॉब। जी। शायद उन बच्चों को ये पता नहीं है कि इस जॉब में कितना पैसा है, वो सोच भी नहीं सकते। देखो, लोग बोलते हैं कि ये सेल्समैन का जॉब है, मैं मानता हूँ ये सेल्समैन का जॉब है, लेकिन आज के दिन कौन सेल्समैन कौन नहीं है। सेल्समैन नहीं, सब एग्जैक्टली। लोग सेल्समैन हैं। हम सब जी। लोग किसी न किसी रूप में या तो अपने आप को, या अपने प्रोडक्ट को, या अपनी सेवाओं को, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, या अगर आप प्लेयर हैं तो आप बेच ही रहे हो, टैलेंट किसी न को। किसी जी। अपने टैलेंट को आप बेच रहे हो। हम्म। तो इधर आप बेच करके इतना पैसा कमा सकते हो, और वो भी एक पीएसयू में काम करके, कि शायद उन लोगों को अंदाजा भी नहीं इतना पैसा कमा सकते हैं। आपको ओके। आश्चर्य होगा। जी। और बिफोर लास्ट ईयर देश के एक टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए का इंसेंटिव बोनस लिया, अदर देन सैलरी। इंसेंटिव अदर देन सैलरी या पूरे साल का। जी। और इसका मेरे को लगता है इसका एग्जाम सबसे सिंपल होता है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। जी। अगर आपका सिंपल सा इंग्लिश है, अच्छा सा मैथ्स है, तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। और क्वालिफाई करने के बाद में इसमें करीब 90 डेज का एक ट्रेनिंग होता है इन हाउस। और वो ट्रेनिंग होने के बाद में करीब 6 महीने तक आपका फील्ड का ट्रेनिंग होता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको एलआईसी एजेंसी के रूप में कौन लोग काम कर सकते हैं उनको पहचानना होता है। पहचानने के बाद उनको कन्विंस करना होता है। कन्विंस करने के बाद में उनको एजेंट बना करके और उनसे व्यापार करवाना होता है, बिजनेस करवाना होता है। वो लोगों के घरों में जाते हैं, पॉलिसीज बेचते हैं, और जितनी वो पॉलिसीज लाते हैं उनका जो सम होता है, लगभग आप देखो जो टोटल प्रीमियम होता है उसके 10% के करीब एक डेवलपमेंट ऑफिसर का इंसेंटिव बोनस बन सकता है। बनता नहीं है, बन सकता है अगर वो चाहे तो। हाँ, अगर वो चाहे तो। यस यस। जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे बैठा था, मैंने देखा यहाँ पे एक बुक रखी है, हाउ टू नो द राइट पर्सन टू रिक्रूट। एक बुक है, इसलिए बुक का नाम है व्हेन, हाउ एंड हुम नॉट टू रिक्रूट। हुम नॉट टू रिक्रूट। राइट राइट राइट। एक्चुअली क्या ना, ज्यादातर हम रिक्रूट करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन हर एक को रिक्रूट नहीं करना चाहिए। हर एक बंदे में वो बात नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं वो एक बार कैसे भी करके सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों अच्छी लगती है उनको। उधर है ना, पैरामीटर्स नहीं होते आपके जॉब के। इधर आपका जो जॉब है ना, हर शाम को नापा जाता है, आपने कितना काम किया कि कितना काम नहीं किया। आपको हर रोज परफॉर्म करना ही होगा। लेकिन इधर इतना पैसा है कि किसी भी सरकारी जॉब में मुझे नहीं लगता इतना पैसा है। यस, बहुत पैसा है इधर। इसके अलावा अगर आप अच्छे परफॉर्मर रहें तो आपको कार मिलती है। तो वो सर, वो एक की स्किल कौन सा है जो कि एक एवरेज परफॉर्मर को एक अच्छा परफॉर्मर बनाती है, या फिर एक अच्छा रिक्रूटर होने के लिए आपको रिक्वायर्ड है किसी भी एक पर्सन को, आपके हिसाब से? देखो ना, सेल्स का एक पहला और आखिरी रूल है, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप में पेशेंस का अभाव है तो कोई आपको विजेता नहीं बना सकता। देखो ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलता है, वैसे ही सेल्स में भी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होता है, और आपको जिस किसी को भी आपने रिक्रूट किया है ना,
उस पर एक लंबे टाइम तक आपको भरोसा रखना होता है और उसको बार बार प्रोडक्ट नॉलेज दे करके या उसके साथ जॉइंट कॉल करके आपको उसकी इनकम को एक बार स्टार्ट करवाना है। जब उसकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और वो देखेगा कि मेरी एक कॉल पे मेरे को 1 लाख रुपया बन गया, जो साधारणतः लोगों की 1 या 2 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह होती है और वो 2 कॉल में 2 लाख रुपए ले आता है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और उसके बाद में वो नॉलेज गेन करता है। फिर वो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है। फिर वो टैक्सेशन के, इनकम टैक्स के जो रूल होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं, इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, जब पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे तो वो कैसे अप्लाई करेगा, ये सब उसको ध्यान, फिर वो पढ़ने लग जाता है। फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है, कोई नहीं रोक पाता है, फिर वो बहुत बेहतरीन काम करने लग जाता है जी। मेरी टीम में मैंने ऐसे कई लोग देखे जो मात्र 10th पढ़े लिखे थे, सिर्फ 10वीं पास। 10वीं पास, और फिर भी मैंने उनका इनकम 1 करोड़ से बाहर देखा। इंसेंटिव। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करेगा ना उसको मिलेगा ही मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आप एक बार, ये कला है, आर्ट है, और आर्ट हमेशा अभ्यास से आती है। अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं ना तो आप मास्टर बन जाते हैं। डजेंट मैटर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि ये इतने पढ़े लिखे हैं तो ये बेहतर करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी पेज जो लगा रहेगा ना वो जीतेगा। तो सर जैसे कि आपने एजेंट रिक्रूटर आपने भी काम किया है ना, आप एक की स्किल बता रहे हैं, तो एक एजेंट रिक्रूटर का मेरे हिसाब से एक टैलेंट होना चाहिए उसमें कि वो पोटेंशियल जान सके कि अगले बंदे में कितना पोटेंशियल है। तो आप अपने जो रिक्रूटेड पर्सन्स हैं उनका पोटेंशियल किस तरह से अनलॉक करते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें? एक्चुअल में क्या होता है ना, अच्छा वो बेच पाता है जिसको पब्लिक पसंद करे। ओके। इसलिए हमें देखना होता है कि वो बंदा हरदम प्लीजेंट रहता हो, खुश रहता हो और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हो, बहुत कम नेगेटिव हो। ऐसा नहीं कि नेगेटिव तो इंसान होता ही है, पर बहुत कम नेगेटिव हो, और सेवा भाव से काम करने की उसकी नीयत हो। इसमें क्या है ना, पहले सेवा करनी होती है, उसके बाद में फल आता है। तो उसमें सेवा करने का और मादा होना चाहिए। और फिर क्या ना, आप किसी को भी, कोई भी इंसान सेल्समैन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे खोज सकते हैं कि यार ये सेल्समैन बनेगा, कोई भी बन सकता है। जो ठान लेगा ना वो सेल्समैन बन जाएगा। जी। तो सर अगर मान लीजिए आज के टाइम पे कोई पर्सन एज अ रिक्रूटर स्टार्ट करता है या फिर एज एन एजेंट स्टार्ट करता है LIC में, तो एक कितने ईयर उसकी आने वाली 10 साल की जर्नी किस तरह से होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में देखता जाए? उसमें कितना टाइम लगेगा एंड वो कितने टाइम? मुझे ऐसा लगता है कि पहले 6 महीने उसको प्रोडक्ट का और मार्केट का नॉलेज गेन करना चाहिए, पहले 6 महीने। और इस दौरान साथ साथ कमाते भी रहना चाहिए। लेकिन क्या ना, मार्केट में पैसा किसके पास होता है? HNI क्लास के पास पैसा है। अच्छा। है ना, ज्यादा जो हाई नेटवर्थ इनकम के लोग हैं उनके पास बड़ा पैसा है। उनसे जब आप मिलो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक भी आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर जो कम्पिटेटिव दूसरे प्रोडक्ट्स है आपको उनका भी नॉलेज होना चाहिए। और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो दूसरे प्रोडक्ट्स के बजाय कैसे बेहतर रिटर्न देगा, आपको ये भी प्रूव करना होता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आदमी 10 साल तक LIC में एजेंट फुल टाइम काम कर लेता है तो उसका एनुअल इनकम मोर देन 3 इयर्स के बाद हो सकता है। उसके बाद वो उसको कितना बढ़ाता है, उसको कितनी भूख है, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो 3 साल में 1 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3 साल में 12,000 भी नहीं कमाते हैं। मतलब क्या करते हैं, ज्यादा तो लोग इसको साइड जॉब करते हैं। अब साइड जॉब करते हैं और साइड के अंदर जो दूसरा जॉब करते हैं उसका इनकम होता है 25, 30, 40, 50,000। उस 50,000 के बदले वो इतना बढ़िया जॉब छोड़ देता है। और पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता ये बात। सर आपने जैसे राजस्थान से शुरू किया एंड आप जब पहली बार मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहली बार सर को राजस्थान की तरफ से ही वॉज दी ओनली पर्सन जिसे अमृतसर में बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर सम्मानित करने के लिए। एंड वहाँ पे आपने देखा कि दिल्ली से 11 लोग आए हैं, तो एक मेट्रो सिटी से इतने ज़्यादा लोगों का होना और एक राजस्थान जैसे स्टेट से कम लोगों का होना, तो क्या कोई एजेंट राजस्थान में उतना नहीं कमा सकता जितना आपने दिल्ली में आके कमाया? डिफरेंस किस बात का है इतना? देखो ना, इट डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा इनकम। ओके। राजस्थान के लोगों का पर कैपिटा इनकम उतना नहीं है जितना मुंबई, जितना बेंगलोर, जितना दिल्ली के लोगों का है। ओके। तो जहाँ जिन लोगों की जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। जी। आप देखो जैसे गुड़गांव देखिए, आप नोएडा देखिए, गाजियाबाद देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, यहाँ पे कितनी कितनी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिस आपके गुड़गांव में आप देखिए।
तो यहाँ लोगों के जो पैकेज है वो करोड़ों में है और उनका सेविंग होता है वो भी लाखों में होता है जी। तो यहाँ अगर मान लो आपको 2 महीने में भी एक क्लाइंट मिल जाता है और आप ऐसा करके अगर 12 महीने काम करते हैं तो भी आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं जी। लेकिन रूरल एरिया में लोगों की इनकम लिमिटेड है और वहाँ जो बच्चे अच्छा पैसा कमाना सीख जाते हैं वो या तो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं या मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद या हो सकता है वो देश ही छोड़ दे, वो एनआरआई बन जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो जो भी अच्छा पैसा कमाता है ना वो क्या करता है वहां से शिफ्ट कर जाता है। अब वहां बंदा कितनी भी मेहनत कर ले एक सीलिंग तो वहां आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और दूसरी बात अगर बाई चांस वहाँ लोगों के पास पैसा भी है तो एक्चुअल में बड़ा इंश्योरेंस करने के लिए हमें पेपर इनकम चाहिए होता है, लोगों का पेपर इनकम कम होता है। ओके। बड़े शहरों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि यहाँ ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, उनके जो सीईओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या जो लिमिटेड कंपनीज के लोग काम करते हैं तो उनका इनकम बहुत ज्यादा होता है तो उनका बड़ा पॉलिसी करना और उनको समझाना आसान होता है। जिसका इनकम कम होता है ना उसको समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जिसका इनकम बड़ा होता है ना उसका विजन भी बड़ा होता है और वो फटफट आपकी बातें समझता है। अगर अच्छी पॉलिसी हमें सेल करनी होती है तो मैं देखता हूँ कि करीब 20 मिनट में एक पॉलिसी अच्छी सेल हो जाती है जिसका प्रीमियम मोर देन 5 या 10 लाख हो, इतनी सी देर में क्लोज हो जाती है क्योंकि वो सब चीजें या सेलिंग की जो टर्मिनोलॉजी में जो भी वर्ड्स काम में आते हैं ना वो पहले से उनसे परिचित होता है। उसको सेल करना बहुत आसान होता है। और वही अगर एक साधारण आदमी को जिनको ये बातें नहीं आती उसको बेचने में भाई साहब पसीना आ जाता है। जी। तो मान लीजिए कि मैं आपके पास में एज एन HNI पर्सन आता हूँ, मेरे पास में लगभग एक मेरा लेट्स से 10 CR पर एनम का एक मेरे पास में इनकम है, ऑन पेपर इनकम है, तो आप किस तरीके से या फिर क्या क्या जरूरी बातें अपने दिमाग में रखेंगे ताकि मैं आपकी बात को ध्यान से समझूं और इन्वेस्ट करूं आप में? देखो इतने बड़े आदमी की पॉलिसी बेचने के लिए ना आप ये 1 अटेम्प्ट में नहीं होगा। पहले हम ये देखते हैं कि उसका इनकम है वो किस जगह से आ रहा है, क्या इसका ये इनकम हमेशा रेगुलर रहने वाला है या उसकी इनकम में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। दूसरी बात अब तक का उसका सेविंग का क्या पैटर्न रहा है। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना ये बड़े लोग क्या करते हैं, ये बड़े लोग सेविंग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, इनको अपना कवर चाहिए। तो ये मोस्टली ये बड़े लोग क्या करते हैं ये टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं। लेकिन आजकल ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस है जो आपको 28-30% रिटर्न देते हैं। टर्म इंश्योरेंस होने के बावजूद 28-30% रिटर्न देते हैं पर एनम। यस। तो ऐसे लोगों को वो प्रोडक्ट बताने होते हैं, फिर उनको गाइड करना होता है, तब जाकर के वो इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं। या जैसे जहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है कि आपको जो इनकम होता है उससे फ्लैट 25% टैक्स देना होता है। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्लानिंग है जिनसे हम उनके टैक्स को आने वाले 10 और 15 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। हाँ, उनको उतना ही रिटर्न प्रोवाइड करके उतनी इनकम नहीं, रिटर्न नहीं भी रहेगा और उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनेगी, उसको हम डेफर कर सकते हैं आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब आने वाले 20 साल के बाद में वो इस दुनिया में रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरी बात उस टाइम टैक्स की क्या रेट्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और आज वो टैक्स से बच सकता है तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन नॉलेज कि आपको किस लेवल का नॉलेज है। अगर आप साधारण सेल्स पर्सन हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन हो, इस पर डिपेंड करता है। तो सर जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लासिकल केस में लूँ, अगर मैं डॉक्टर के पास में हूँ एंड डॉक्टर एक बिल बनाता है तो उस टाइम पे दिमाग में थॉट आता है कि जीवन की कोई कीमत थोड़ी होती है। एंड आप जब लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तब आप उसकी कीमत लगा देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के अंदर ऐसा कौन सी ऐसी चीजें होती है कि आप अगले को कन्विंस कर लेते हो कि दैट योर डेथ विल बी प्रॉफिटेबल फॉर योर फैमिली और अदर पर्सन्स? देखिए जब भी किसी इंसान की डेथ होती है ना तो 2 तरह के लॉस होते हैं। एक इमोशनल लॉस होता है जिसको किसी भी कंडीशन में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। दूसरा हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। अगर आप अवेयर हो तो आप इस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट कर सकते हो और आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल नीचे नहीं आएगा। हर आदमी, चाहे आदमी जिंदा रहे चाहे आदमी जिंदा ना रहे, दोनों परिस्थितियों में वो चाहता है कि मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम इसका प्रोविजन करते हैं कि यस आप हैं तब भी आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल ऊपर जाने वाला है, और आप नहीं हैं तब भी फाइनेंशियली आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल ऊपर जाने वाला है। इस बात के लिए हम उसको कन्विंस कर देते हैं और वो हमसे पॉलिसी परचेज करता है। जी। तो सर अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिडन टैलेंट है सेल का पर वो पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे या फिर उनको जगाना चाहेंगे कि फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी एंड गो इनटू द राइट पाथ? देखिए अभी शीतकालीन संसद सत्र में एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है। ओके। उसमें ऐसा हो रहा है कि बाहर की कंपनीज इधर काम कर पाएंगी। अच्छा। 100% FDI के साथ वो इधर आएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में अभी भारत में करीब 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और
बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज है। आने वाले 3 साल के बाद भारत में कम से कम 150 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम करेंगी, कम से कम। और इधर बहुत सारे चांसेज आगे बढ़ने के। और भारत में आप मान के चलिए मिनिमम से मिनिमम 30 साल गोल्डन पीरियड रहेगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए। भारत में बहुत कम लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। लोगों की इनकम रेगुलर बढ़ रही है, इंश्योरेंस की नीड रेगुलर बढ़ रही है। हमारा काम है हम जा करके उन लोगों को बताएं। और सच्ची में है ना, मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ लोग हमें बोलते हैं कि वो तो आपके दोस्त थे, उन्होंने इतनी पॉलिसी ली क्या। हमें तकलीफ होती है। हम बहुत बार समझाते हैं कि आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहिए। पर पता नहीं वो लोग नहीं मानते इस बात को, मानते ही नहीं इस बात को। बाद में ले लेंगे, कल देखेंगे। वो उसको रोटी कपड़ा और मकान में चौथी जगह इसको नहीं देते। मैं ऐसा सोचता हूँ इसको चौथा जगह देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस फैमिली के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप रहते हैं तो ये आपके रिटायरमेंट का काम कर सकता है। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल को नीचे जाने से रोक सकता है। Yes. Exactly. तो हमें हर हाल में लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और किसी अच्छे एडवाइजर से हमें अपने पोर्टफोलियो को चेक करवा के ये मालूम करना चाहिए एक्चुअल में मुझे कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। और दूसरा हमारा सवाल होना चाहिए, मुझे इतने इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। Exactly. अगर आपका एडवाइजर है, अगर नॉलेजेबल है, तो आपको बता पाएगा कि आपको इसलिए इतने इंश्योरेंस की जरूरत है। और अगर इसके अंदर नॉलेज की कमी है तो नहीं बता पाएगा। और जब भी कभी आप लाइफ इंश्योरेंस लें, मैं तो ये कहूँगा कि एक ऐसे आदमी से लो जिसको कंप्लीट नॉलेज हो। आधे अधूरे आदमी से, या देखो आप आधे अधूरे डॉक्टर से इलाज करवाते हो क्या? बिल्कुल नहीं, वो रिस्क ले नहीं सकते। हाँ। जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप क्या देखते हो? बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट केयर। और मान लो घर में अगर कोई मान लो लीगल केस हो तो क्या करते हैं अपन? बेस्ट लॉयर। हाँ। तो जब आप अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आम एजेंट के साथ कैसे हो सकती है वो? उसके लिए आपको हमेशा बेस्ट एडवाइजर हायर करना चाहिए। बेस्ट एडवाइजर से आपको सलाह लेनी चाहिए। वो आपको बता सकता है आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और वो आपको 100% कन्विंस कर देगा ये इंश्योरेंस आपके लिए सूटेबल है। तब जाकर के आपको वो इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक हमें ज्यादातर पॉलिसी लेते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए, जिस इंसान से मैं पॉलिसी लूँ वो फुल टाइमर एजेंट होना चाहिए। पार्ट टाइमर एजेंट है ना, वो तकलीफ देगा। जब भी आपके संकट का टाइम होगा उसको नॉलेज ही नहीं होगा। तो कभी भी ज्यादातर लोग अपने रिलेटिव से पॉलिसी ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरा ये रिश्तेदार है, नॉन है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका नॉन कोई आधे अधूरे ज्ञान का डॉक्टर हो तो आप इलाज नहीं करवाते ना। बिल्कुल नहीं। तो आपको आधे अधूरे ज्ञान वाले एडवाइजर से पॉलिसी भी नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 इनकम ब्रैकेट की बात करता हूँ। एक पर्सन है जिसकी 50,000 पर मंथ की इनकम है और एक पर्सन है जिसकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। इन दोनों इंसानों को किस किस तरीके से अपने फाइनेंस मैनेज करने चाहिए? ये उस पर डिपेंड करता है अभी इनकी एज क्या है और इनके पीछे कौन कौन है। जैसे ये मैरिड है कि नहीं है, अगर मैरिड है तो इनके बच्चे कितने हैं, इनके बच्चों की उम्र कितनी है, ये चीजें भी मैटर करती है। इसके अलावा पीछे उसका सेविंग पैटर्न क्या रहा है, वो कहाँ का इन्वेस्ट करता है, वो क्यों इन्वेस्ट करता है, ये सभी चीजें जानने के बाद तय होता है। लेकिन अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आपका उतना इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपने बोला कि एक बंदा 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, तो 2 लाख रुपए कमाने वाले इंसान का करीब 20,000 रुपया खुद पे खर्च हो जाता है। हाँ, 1,80,000 हुआ उसका। हाँ, तो 1,80,000 का मतलब हो गया वो साल का 21,60,000 रुपया कमाता है जी। ठीक है ना। उसके जाने के बाद भी उसकी फैमिली को 21,60,000 रुपया आना चाहिए। यस, उसके एब्सेंस में भी। राइट, ओके। सो इस तरीके का इंश्योरेंस लें ऐसी रेट के साथ में जो उसके जाने के बाद में 21,60,000 रुपया लाइफ टाइम आता रहे। और ऐसी पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसे पॉलिसीज हैं। ओके, गारंटेड ऐसे पॉलिसीज हैं जी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह की पॉलिसीज हमें लेनी चाहिए। तो सर एज एन चीफ रिक्रूटर एंड आपने इतने एजेंट्स रिक्रूट किए, इतना लंबा टाइम दिया एलआईसी में, आज के यंगस्टर्स जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उनके बारे में आप एक लास्ट मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि ना, नौकरी में ज्यादा से ज्यादा आपको 18-20 लाख रुपया मिल जाएगा, शुरुआत में इतना ही मिलेगा। और बाद में भी ये 18-20 लाख रुपया कमाने के लिए आपको सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक जॉब करना है जी, है ना, करना ही करना है। दूसरी बात, हर बार हमेशा अपने एम्प्लॉयर को खुश रखना, आपको वो खुश रहना चाहिए। हाँ। या आपका जो भी इमीडिएट बॉस है वो कभी नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं, या तो वो निकाल देगा या फिर प्रमोशन पे आपको जो मिलता है हाइक वो नहीं मिल पाएगा। मेरे हिसाब से ना इस तरह का जॉब नहीं करना चाहिए। मेरी तो यही राय है, नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को भी यही राय दी है और मैं सभी को यही राय देता हूँ
इस तरह के काम करने नहीं चाहिए यार, जहाँ हमें अपने आप को इस तरह एंगेज रखना पड़े, किसी के लिए भी टाइम नहीं हो। ऐसा काम करो जिसमें वक्त भी आपका हो, सपने भी आपके और पैसे भी आपके हो। यस, लेकिन नॉलेज आपका कमाल का होना चाहिए। जब भी आप किसी एचएनआई से मिले, एचएनआई को लगना चाहिए यार इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसी से लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। यस, मतलब वो उतनी वर्थ का आदमी आपकी वर्थ भी उस लेवल तक ले जा सके। यस, और ये नॉलेज के दम पे आप ले जा सकते हो। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और जहाँ कहीं भी आप रहते हो, आप धीरे धीरे कोशिश करो ना, आप मेट्रोज में शिफ्ट हो जाओ। एग्जैक्टली। हो सकता है मेट्रोज में बाहर बढ़ जाए, लेकिन मेरे कहने से सभी लोग थोड़े आ जाएंगे। हाँ, अगर मान लो 10 लोग भी आ गए और इस प्रोफेशन को अपना लिया, कमाल हो जाएगा। दूसरी बात, ज्यादातर इस प्रोफेशन में आने के लिए लोग सोचते हैं कि ज्यादातर पॉलिसीज तो नॉन लोग ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास आज इतने दुनिया भर के क्लाइंट है, हमने यहाँ आकर के बनाए हैं। मैं तो किसी को भी नहीं जानता था, दिल्ली में किसी को भी नहीं जानता था। बनाए जा सकते हैं। और लोग नॉलेज खरीदते हैं, लोग रिलेशन नहीं खरीदते। एग्जैक्टली। यस, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो देखेंगे अगर आपको नॉलेज है और आप सही प्रोडक्ट बता रहे हो तो उसको कोई डर ही नहीं। उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है, प्रोडक्ट के बारे में गूगल में देख लेगा और वो आपके कन्विंस करने से वो पॉलिसी ले लेगा। एग्जैक्टली। एंड एक छोटी सी बात, अपनी पूरी इस लाइफ जर्नी और इसके थ्रू जो आपने एक एसेंस ऑफ वर्क एथिक का एक एसेंस। देखो ना, अगर आपको लाइफ में सफल होना है ना, तो आपको जीरो झूठ की पद्धति अपनानी चाहिए। ओके। बड़े लोग बहुत जल्दी झूठ पकड़ते हैं। किसी भी कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है जाने अनजाने में आपकी कोई गलती हो गई हो, तो आपको उस इंसान के पास चले जाना चाहिए और जाके बोलना चाहिए, सर विदाउट इंटेंशन मेरे से ये गलती हो गई। और अपन इस गलती को ऐसे सुधार सकते हैं। हमें अपनी गलती फट से मान लेनी चाहिए। कभी भी किसी के पैसे से या किसी भी चीज से हमें खेलना नहीं चाहिए। और अपना ध्यान रखे बजाय कि मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो सामने वाले के लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो ना, हमेशा उसको वही एडवाइस करना चाहिए। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा डजंट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिस किसी को आपने पॉलिसी बेची है, आपको उसको इस तरह की पॉलिसी बेचनी है कि वो आपके पीछे से 10 लोगों को रिकमेंड करे कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो उससे लेना। आपको इस तरह का काम करना चाहिए। ये काम करने के लिए आपको 2 चीजें हैं, वही अगेन एक नॉलेज, दूसरा आप सुपर से ईमानदार हो। एचएनआई लोग ईमानदार को फट से पहचान जाते हैं। आप कभी झूठ नहीं बोले, एकदम ईमानदारी के साथ काम करें और जो आपने टाइम दिया है उस टाइम के भीतर उसका काम करवा करके दें। और अगर वो टाइम आगे बढ़ रहा है तो आप कॉल करके बोले सर अभी 2 दिन इसमें और लगे। एडवांस में आप उसको सूचित करते रहें। ऐसा नहीं कि बंदा फोन कर रहा है, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो, आप रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको लोग मार्केट से आउट भी ऐसे ही कर देते हैं, फट से कर देते हैं। जिस तरह से वो वेलकम करते हैं ना, उस तरह मार्केट से आउट भी कर देते हैं। एग्जैक्टली। एंड सिंस मैंने आपको देखा है राजस्थान में एकदम जीरो से शुरुआत करके आज आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इस पूरी जर्नी के अंदर आपने सक्सेस और हार्ड वर्क से रिलेटेड कुछ बात जो हमारे यंगस्टर्स के लिए हो। देखो, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हार्ड वर्क नहीं है जी। स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क पेज, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, पक्का मिलेगा। दूसरी बात, इस जॉब में आने के बाद आपके जितने भी सपने हैं ना, आप उनको पूरा कर सकते हो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अडानी और अंबानी बन जाएंगे क्या, लेकिन अगर आपकी यही सोच रही तो आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। आप एक दिन बड़े बन सकते हैं। इधर आपके साधारण नौकरी से, साधारण नौकरी का मतलब है जहाँ आपको 1-2 लाख रुपया मिलता है, उससे तो ये काम 1000 गुना अच्छा है, 1000 गुना अच्छा है। और हर आदमी को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। और जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है और उसकी फैमिली के आप हेल्प करके जब उस विधवा को पैसा दिलाते हो, उस टाइम में आपको जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। उसको, उसके घर के परिवार को कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप पूरी फॉर्मेलिटीज करवाते हो और उसको क्लेम दिलाते हो, उसको सेवा देते हो ना, तो सेवा देने से जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और उस घर में आप परमानेंट एजेंट हो जाते हो। वो घर, वो परिवार या उनके जानने वाले सभी लोग आपसे ही पॉलिसी लेंगे, क्योंकि उनको पता है संकट के टाइम मेरा ये दोस्त खड़ा है। एग्जैक्टली। इसलिए सब लोग आपको पॉलिसी देंगे जी। और मुझे ये भी लगता है इस काम में जितना पैसा और जितना टाइम है शायद ही किसी में होगा, पर यह है इधर सीखना बहुत पड़ता है। बिना सीखे इधर काम नहीं चलता। रोज चेंजेस आते हैं, कभी ब्याज के रेट चेंज हो जाते हैं, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है और राइट प्रोडक्ट लोगों को पिच करना होता है, राइट प्रोडक्ट बेचना होता है, सही मायने में उनकी सर्विस करनी होती है, एकदम दिल से सर्विस करनी होती है। फिर आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता।
सो आई होप कि हमारी जनता को इंश्योरेंस कंपनी और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। साथ ही साथ में बारीकियाँ जो है उसकी इतने एक्सपीरियंस पर्सन के साथ शेयर करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता चला कि कितनी सारी बहुत पेचीदा चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं एंड कितना इसके अंदर स्कोप है आगे चल के भी। सो ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिसके अंदर आपको नॉट ओनली जस्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें, बट वेरियस सक्सेस स्टोरीज किस तरीके से काफ़ी सारे अननोन लोग जो हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके एक बहुत ऊपर तक की जर्नी तय की है वो आप सब तक पहुंचेगी। सो कॉर्नर टेबल टॉक के अंदर थैंक यू सर फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। मैं यशराज सिंह शेखावत, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।